सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और इसके साथ साथ रोशनी स्कीम को लेकर किस तरह से सियासत जो है वो अब गर्माती हुई नजर आ रही है। वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर से सियासी बयान जो है उन बयानों से जो है वो सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है। वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कुछ कहा गया है और उसके साथ साथ रोशनी एक्ट को लेकर क्या कुछ गुलाम नबी आजाद जी की तरफ से कहा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। आजाद ने बोला है कि सत्ता आने पर जो है रोशनी अधीन लाएंगे वापिस और इसके साथ साथ कब्जा करने वाले 2 मालिकाना हक जो है वो दिए जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद जी का ये कहना है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद जी का कहना है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से हमने देखा कि रोशनी एक्ट के तहत जो जिस तरह से जमीनें जो है वो किस तरह से इंक्रोचेड हुई हैं, वो उसके साथ साथ उन्होंने जो यहाँ पर एंटी ड्राइव यहाँ पर चलाई गई उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर एंटी ड्राइव को जो है वो रोका जाएगा और लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो मालिकाना हक दिए जाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी वो अब बयानात जो है वो तेज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब समय नहीं है, अभी समय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए। वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हम आपको हर एक विषय पर जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार का क्या कुछ पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ पक्ष है और वहीं पर विपक्षी दलों का एक जो राजनीतिक पार्टी है जिसमें डीएपी की बात करें या फिर अपनी पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी की पार्टी हो, किस तरह से ये बयानात करती हुई नजर आई है। मगर उससे पहले आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। मैंने जैसे पब्लिक मीटिंग में कहा कि गुज़िश्ता 33 बरसों से हमारी रियासत की इक्तिसादी हालत मिलिटेंसी की वजह से इतनी खराब हुई है। इन 33 बरसों में बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, यहाँ से लोग भाग गए थे और अब वापस आना शुरू हो गए हैं। इन 33 बरसों में यहाँ टूरिज्म खत्म हो गया, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया, हॉर्टिकल्चर खत्म हो गया, मुलाजमत के कोई नए एवेन्यूज नहीं है, उधर से महंगाई इतनी बहुत है, टैक्सेस लगने हैं। तो इन हालात में अब इन पे मजीद टैक्स लगाना निहायत ही ज्यादा बोझ पड़ने वाला है जिसको बर्दाश्त करना लोगों के लिए मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ कि टैक्स ज़रूरी है हमारी रियासत के लिए और मुल्क के लिए भी, हमारी मैशत के लिए भी, लेकिन 5-6 साल इसको रोका जा सकता है और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी होगी ये उस पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो देखेंगे ज़मीन का क्या करेंगे, टैक्स का क्या करेंगे। ये अभी जो गवर्नमेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इनको टैक्स के एक के ऊपर दूसरा, कभी बिजली का टैक्स, कभी घर का टैक्स, कभी प्रॉपर्टी का टैक्स, ये तमाम टैक्सेस को 5-6 के लिए आराम दिया जा सकता है कि जब तक हमारी सूरत हाल इक्तिसादी हालात बेहतर न हों, यहाँ सयाह आएँ, टूरिस्ट आएँ, यहाँ का हॉर्टिकल्चर को फ़रोग मिले, हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट को फ़रोग मिले, कुछ लोगों को रोज़गार मिले, काम यहाँ सड़कों पर काम हो, डेवलपमेंटल काम हो, बिल्डिंगों पे काम शुरू हो जाए ताकि हर तबके को, हर फिरके को, मज़दूर को, कारपेंटर को, स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड गर्ल्स एंड बॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट के ज़रिए मिले तो वो इस काबिल होंगे। कोई ये नहीं कहता है कि हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स पूरे मुल्क में, दुनिया में हम भी देंगे, लेकिन इस तरह का बोझ किसी हिंदुस्तान के दूसरे सूबे में मुसलसल 33 साल नहीं पड़ा है जिस तरह के जम्मू कश्मीर के लोगों पर पड़ा है। नहीं, इसलिए वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि हालात वाकई ठीक हो रहे हैं, इसमें कोई आज मिलिटेंसी न होने के बराबर है, आज हड़तालें हैं ही नहीं, आज पैलेट स्टोन का कोई सवाल ही, स्टोन पेल्टिंग का कोई सवाल ही नहीं हो रहा और ये तमाम चीज़ें, हालात आज ठीक है और अब फौरी तौर पे इलेक्शन भी होने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है। और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी, उस पर भी वो बयान देते हुए नजर आए हैं। मगर उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मालिकाना हक जो है वो दिए जाएंगे। ये साफ तौर पर इस समय जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी बयान देते हुए नजर आए हैं कि अभी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो तैयार नहीं है। वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में हमारे साथी जो है वो ज्वाइन करेंगी। और आपको बता दें कि रितिका हमारे साथ ज्वाइन करेगी और आपको बताएंगे कि किस तरह से, इसके साथ साथ आपको यह भी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएपी के नेता अश्विनी हांडा भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से यहां पर सियासत जो है वो अब तेज होती हुई नजर आ रही है। और ग्राउंड स्थिति की बात करते हैं तो ग्राउंड पे किस तरह से हलचल है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो विपक्षी दल हैं वो इस पर क्या कुछ अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद को आपने सुना कि उनका क्या कुछ पक्ष है, मगर आपको बताते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में अल्ताफ बुखारी जी ने क्या कुछ कहा है। मगर आपको वो भी बताएंगे कि किस तरह से अल्ताफ बुखारी जो है वो बीजेपी पर पूरी तरह से बसते हुए नजर आए हैं। हालांकि जिस तरह से गुलाम नबी आजाद अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं, उसी तरह की वही बादशाह जो है वो अल्ताफ बुखारी भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये इंतखाब के बाद जो है ये सारी बातें होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट करना है। मगर अभी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो तैयार नहीं है, क्योंकि पहले से ही कोविड से गुजरी है। और कोविड की प्रक्रिया की बात करते हैं तो किस तरह से ये पूरा कार्य आम जनता का गुजरा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो पहले से तैयार नहीं है कि इस तरह के टैक्स दे पाए, क्योंकि इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, फिर उसके बाद अन्य प्रक्रियाओं को जारी किया गया। मगर आपको बता दें कि इस समय अल्ताफ बुखारी जी का जिक्र करना चाहेंगे कि अल्ताफ बुखारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आइए वो भी हम आपको सुनाते हैं कि अल्ताफ बुखारी का क्या कुछ कहना है। मगर उससे पहले उनका बड़ा बयान जो है वो ये साफ तौर पर देखने को मिला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अल्ताफ बुखारी संवेदनशील मामलों के निर्वाह सरकार पर छोड़े और उपराज्यपाल प्रशासन पर यह साफ तौर पर छोड़ दे, ये अल्ताफ बुखारी का कहना है। और आपको बता दें कि उनका यह कहना है कि ये जल्दबाजी के लिया हुआ यह फैसला है। हालांकि और ये फैसला जो है ये जम्मू कश्मीर की जनता को स्वीकार नहीं है। और जम्मू कश्मीर की जनता की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की जनता अभी तैयार नहीं है। ये लगातार जो विपक्षी दल बातें रख रहे हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार इन फैसलों को लेकर लगातार वो जानकारियां भी हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आज सुबह हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी का क्या कुछ कहना था। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि जम्मू कश्मीर में हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को तैयार होना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। और एक तरफ सरकार की पक्ष भी रखते हुए नजर आए हैं कविंदर गुप्ता जी, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। मगर उससे पहले आपको अल्ताफ बुखारी जी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आइए। बदकिस्मती है, क्या करें। हम तो यही कह रहे थे जिस वक्त 5 अगस्त 2019 हुई, जब हर तरफ अंधेरा लग रहा था, और 8 मार्च 2020 को जब हमने पार्टी बनाई, ये सब हम उस वक्त विजुअलाइज कर सकते थे। उस वक्त हमने विजुअलाइज किया, इसीलिए हम सामने आए। कोई हमने कहीं चरस पी के नहीं निकले थे, हमें ये सब चीजों का एहसास था। और आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं कहता हूँ, आप दाद दे दो इस पार्टी का। आप लोगों ने हमें किस किस नाम से नहीं पुकारा। हमें सोसाइटी में ऐसा देखा गया कि जैसे हम हकीर लोग थे, कि देखो सर भारत की सरकार ने हमारी स्पेशल स्टेटस ली, हमारे सब वो इख्तियारात लिए जो हमारे एक स्पेशल स्टेटस देते थे, लेकिन फिर भी एक जमात निकली जो उनके साथ जाके मिली। और मैं आज कहता हूँ लोगों को लगा हुआ वो जायज था, क्यों हम मिले, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ कराया। वरना भाजपा पे छोटे इन्होंने क्लास 4 नौकरियां यहाँ के लोगों के लिए रखी थी। 24 घंटों में मैंने चेंज करवाया वो ऑर्डर। इसी तरह हमने जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डर निकाला, जिसमें 95% उसी ऑर्डर के बेसिस पे। देखिए 5 अगस्त 370 हटने के बाद कोई भी यहाँ जमीनें खरीद सकता था, लेकिन अपनी पार्टी और हम सब ने काम किया। दिल्ली के साथ, दिल्ली की सरकार के साथ एक ऑर्डर आया, 95% जमीनें जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सकते हैं, 5% जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो बाहर के लोग। उसी बेसिस पे जब
मैंने लास्ट टाइम आपको यहाँ कहा था कि 1 इंच जमीन किसी को बाहर वाले को यहाँ खरीदने नहीं देंगे, बसने नहीं देंगे। मैं कोई यहाँ ये नहीं धमकियां नहीं देता हूँ, मैं कानून के आधार पे बात करता हूँ। मेरी बात हमेशा, मैं लोगों को वर्गलाता भी नहीं हूँ, मैं लोगों को उकसाता भी नहीं हूँ। क्यों मैं जो बात करता हूँ कानून के दायरे में करता हूँ, क्यों मैंने वो काम किए हैं। लोगों को तो पता नहीं है, अपनी पार्टी ने वो काम किया। जम्मू मेयर और अध्यक्ष अरविंद 5 साल से इनको ही देख रहे हैं, इनकी क्या चलती है कुछ? आपको नहीं लगता है कि आपको लगता है भाजपा की जो यहाँ लोकल यूनिट है इनकी कुछ चलती है? अगर चलती होती तो मेरे साथी रविंद्र रैना को मैंने असेंबली में देखा है, शेर की तरह गरजता था, लेकिन आज तो बिल्ली बना दिया है उसका। वो गया बेचारा परसों नहर पे मेरी डेड बॉडी के ऊपर से, दूसरे दिन रिहाड़ी। रविंद्र भाई सुनते अगर हो, क्या कर रहे हो? अपने जलाल में आ जाओ। क्यों लोगों के पास ही हम सबको जाना है? हमें ना एलजी साहब कल वोट दिलाएगा, हमें अपने वोट लोग की वोट देंगे। अगर हम इनको तकलीफ देंगे तो ऐसे नहीं होगा। सर, भाजपा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का राब्ता कैसे देखते हैं? मुझे लगता है तो ये एक ही, ये सिक्के के 2 हिस्से हैं, लेकिन शायद इनकी राजनीति। तो आपने सुना कि जम्मू कश्मीर की बात करें, अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी को आप इस समय सुन रहे थे। हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर चुके हैं डीएपी के नेता अश्विनी होंडा हमारे साथ हैं, और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ ही रितिका हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अश्विनी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स को? क्या जम्मू कश्मीर में आम जो आवाम है वो तैयार है इस प्रॉपर्टी टैक्स के लिए? साहब ने कल इस तरीके से बयान क्लियर है कि इस वक्त जो आम आदमी है वो बड़ी ही मुश्किलात से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर का जिस तरीके से यहाँ पे बेरोजगारी है, जिस तरीके से आज महंगाई है, और जिस तरीके से जो हमारे युवा जो हमारे साथी हैं वो इस वक्त नौकरी की तलाश में है, और जब आदमी के पास कुछ खाने को नहीं होगा तो वो टैक्स कहां से देगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठे हुए लोग जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का प्रावधान लाकर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं। ठीक है अश्विनी जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। रितिका, ग्राउंड जीरो पर हो, किस तरह से हलचल है इस समय? हम देखें कि जम्मू कश्मीर की आवाम इसको किस तरह से देख रही है। कल आपने ऑफिशियल्स से भी जानकारी ली, प्राप्त की, और जम्मू कश्मीर की आवाम को समझाया कि किस तरह से इसे इंप्लीमेंट करना है, और क्या क्या इसकी रेशो रहेगी, और क्या क्या इसकी धाराएं रहेंगी, और किस तरह से आम आवाम को कितना टैक्स देना पड़ेगा। इसके बारे में हमारे दर्शकों को अपडेट करिएगा। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो कि 1 अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट किया जाने वाला है जम्मू कश्मीर में, इसको लेके सर्वेस भी चल रहे हैं, परंतु पहले की जो जानकारियां जुटाई गई हैं, जिनके बेस पे पूरे प्रॉपर तरीके से टैक्स को लेके प्रॉपर तरीके का पूरा यहाँ पे मैप आपको बताया गया, जिसे प्रेजेंट भी किया गया था कि कौन सी एरिया में किस तरीके से ये प्रॉपर्टी टैक्स आम जनता को देना होगा। अगर मैं बात करूं 1000 स्क्वायर फुट तक लोगों को जो भी कंस्ट्रक्शन की गई होंगी रेजिडेंशियल में, किसी भी प्रकार का टैक्स उन्हें नहीं पड़ेगा। वहीं पे 1500 स्क्वायर फुट के जितने भी अपार्टमेंट होंगे, फ्लैट होंगे, उनमें 100 रुपए से लेकर रुपए कहीं ना कहीं टैक्स का भुगतान कर। इसी के अलावा जितने भी यहाँ पे रेसिडेंशियल इंडिपेंडेंट बने 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बने हैं, उन्हें 225 से लेकर 500 रुपए तक का यहाँ पे भुगतान करना होगा। अगर इनमें डिवाइड करूं कॉर्पोरेशन काउंसिल कमेटीज के हिसाब से, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोगों को अपार्टमेंट स्क्वायर फीट के हिसाब से बने हैं, वहां पे 100 से लेके 100 हो गए। काउंसिल्स में यही 75 रुपए से म्युनिसिपल कमेटीज में 50 से लेके 300 रुपए का इन्हें भुगतान करना होगा, और जो हाउसेज 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बने हैं वहां पे इन्हें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 225 से लेके 2500 रुपए तक का भुगतान करना होगा। म्युनिसिपल काउंसिल्स में 150 रुपए से लेके 1200 रुपए तक रखे गए हैं, और उसी के बाद म्युनिसिपल कमेटीज में 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक का रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे भुगतान। मगर रितिका, ये बताइएगा कि आवाम का जो रिएक्शन है, आपने आवाम से भी बातचीत की है, क्या इस प्रॉपर्टी टैक्स से आम जनता सहमत है या फिर? आपको बता दें कि जनता की अगर रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं, जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो लोग बिल्कुल भी सहमत नजर नहीं आ रहे, जबकि उन्हें समझाने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स आप ही को पब्लिक सर्विसेज देने के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इससे 150 करोड़
का जो भी रेवेन्यू एकत्रित होगा साल भर का, वो आम जनता को देने के काम में लगाया जाए। तो उसके बावजूद लोगों का सवाल है कि पहले से हर एक चीज में डायरेक्ट टैक्स सरकार को पे कर रहे हैं, तो ऐसे अपनी जमीनों को लेके हमें सरकार को टैक्स देना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग इसे एक्सेप्ट करने को तैयार दिख नहीं। अश्विनी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि हम देख रहे थे कि गुलाम नबी आजाद जी का हमने बयान सुना, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के, अगर हम जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आती है तो जम्मू कश्मीर को जो आवाम है, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है, उनको मालिकाना हक दिए जाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं उनके बयान को, और क्या ये जम्मू कश्मीर में अगर आपकी पार्टी आती है तो किस तरह से मालिकाना हक दिए जाएंगे? एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव्स यहां पर चलाई जा रही हैं, या रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें हैं, उनको किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के आवाम को मालिकाना हक देंगे? अनिल जी, अंजाद साहब ने जो अपना बयान दिया है उसमें ये साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार लोगों को चुनकर भेजते हैं असेंबली के अंदर, तो हम उस रोशनी एक्ट को फिर से लागू करेंगे। वो रोशनी एक्ट में आपकी जानकारी और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए बता देना चाहता हूं, और खासकर केंद्र को ये बता देना चाहते हैं कि ये 70,000 करीब जो परिवार है वो इससे अफेक्टेड हो रहे थे। और ये रोशनी एक्ट उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनके सर पर छत नहीं थी। और हमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर सरकार किसी बड़े मछली पे, बड़े मगरमच्छ पे जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ है, तो आप मगरमच्छ पे जो है वो जो इस पे कानून के तहत उस पे कार्रवाई करे, लेकिन छोटे जो लोग हैं जो अपना परिवार पाल रहे हैं किसी छत के नीचे, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उसी संदर्भ में आजाद साहब ने जो बयान दिया है कि अगर हम चुन के हमें लोग भेजते हैं असेंबली में और हमारी सरकार बनाते हैं, तो हम उन लोगों को शत छीनने वालों के खिलाफ जो है वो ऐसा नहीं होने देंगे, और हम यहाँ पर जो है वो रिस्टेट करेंगे ये रोशनी एक्ट। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की थी। देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताता हूँ कि जिस तरीके से सरकार ने जो यहाँ पे सेक्रेटरीट मूव का जो काम किया था उसको बंद किया था, तो ये दावा किया गया था कि 200 करोड़ रुपया जो है वो सालाना जो है उसमें बचत होगी। तो आज आप उन जम्मू कश्मीर में अगर उन्नाव बाजार चले जाए या जम्मू कश्मीर के बाकी शहरियों की हालत देखें, तो जो उन्नाव बाजार की जो मार्केट है वो बंद होने के कगार पे आ गई है। सरकार का तो 200 करोड़ बचा है, लेकिन सरकार ने उन रुगना बाजार मार्केट वाले और बाकी जो लोग अपना किराए पे या किराने की दुकानें बंद कर चलाते थे, उनको बंद की कगार पर पहुंचा दिया इस तरह का डिसीजन लेके। तो मगर वहीं पर अश्विनी जी, अगर हम देखें यहां पर जो भाजपा के बड़े नेता हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, वो कह रहे हैं कि राष्ट्र के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वो कार्य करना होगा, और राष्ट्र के लिए जम्मू कश्मीर की इस तरह की वो बातें करते हुए नजर आए। एक तरफ सरकार का पक्ष भी वो रखते हुए नजर आए हैं, और एक तरफ जम्मू कश्मीर की आवाम की बात भी वो रखते हुए नजर आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। अनिल जी, मैं आज एक आरोप लगा रहा हूं कि दो गुटों के बीच में भाजपा बढ़ चुकी है, और जो केंद्र में हमारा रिप्रेजेंटेटिव है और जो जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव है, इनमें आपस में तालमेल नहीं है, जिसका भुक्तभोगी जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम को होना पड़ रहा है। क्योंकि जो हमारे जहां से दिल्ली में गृह मंत्रालय, दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय में जो हमारे यहाँ पर मंत्री हैं, वो उनकी अभी तक आपने कोई आवाज सुनी जम्मू के लोगों के लिए, जिनको लोगों ने एमपी बनाकर भेजा था? एक भी आवाज नहीं सुनेंगे। ये दोनों की आपस की लड़ाई है, एक मिट्टी का मादो है और दूसरा बोलता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। रितिका, क्या आपको लगता है कि आपस में जो है वो मतभेद है, जो आम जनता इस मतभेदों को पूरी तरह से भुगतती हुई नजर आ रही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ग्राउंड पर आपने भी बात की होगी कई बड़े नेताओं के साथ, कई बड़े ऑफिशियल्स के साथ, क्या आपको लगता है ऐसा मतभेद कोई नजर आ रहा है? आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा विजिट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में भी हुआ, हमारा विजिट भाजपा कार्यालय में भी हुआ, पीडीपी दफ्तर हो या फिर तमाम राजनीतिक दलों के जितने भी दफ्तर हो। भाजपा कार्यालय की बात करें, अभी तक क्लियर कट तरीके से किसी ने भी इस बात पे जवाब नहीं दिया है, ना ही वो सहमति दिखा रहे हैं, ना ही वो ऑब्जेक्शन करते हुए नजर आए। जहां तक कल तक रविंद्र रैना जी की तरफ से जो बयानबाजी की, उन्होंने कहा है कि वो लोग जरूर कोशिश करेंगे इस बात को आगे लेके जाने की, परंतु अभी तक ऐसी मनोज सिन्हा की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयान इसमें नहीं दिया गया।
उन्होंने लोगों के हित को लेकर कोई बात इसमें नहीं रखी है, क्योंकि आम जनता सहमत नहीं है। जो अपोजिशन में पार्टीज हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और भाजपा चुप्पी साधे हुए है। जम्मू कश्मीर और जेएमसी में मेयर 50 मेयर कहीं ना कहीं इससे होने वाले जो लाभ है वो गिनवाते हुए नजर आते हैं और आम जनता है परेशान। तो ऐसे में एक क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है कि अगर आप आम जनता का हित रखना चाहते हैं, आम जनता के लिए सब करना चाहते हैं, तो जिस बात से आम जनता को कोई समस्या हो रही है, पहले आम जनता से बातचीत तो करें, उन्हें समझाने का प्रयास तो करें। उनके दिमाग में अभी तक कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर भी नहीं है। लोगों की परेशानी लग रहा है कि इनकी भाषा से इस तरह की महक आ रही है कि एक तरह का सरकार का पक्ष भी रखना चाहते हैं और आम जनता के समर्थन में भी रहना चाहते हैं। अश्विनी जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जो इनकी भाषा से महक आ रही है वो आम जनता का समर्थन भी रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ सरकार का पक्ष भी रखना चाहते हैं? अनिल जी, दो तरीके की आज राजनीति हो गई है। एक जो है इनका स्टेट कैडर है, जो प्रदेश भाजपा के लोग हैं, और जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, इनकी आपस में खींचातान है और खींचातान के चलते जम्मू प्रदेश इकाई की कोई सुनवाई नहीं है, ना तो उपराज्यपाल के पास है ना ही गृह मंत्रालय के पास है। और जो देश के केंद्र में बैठे हुए लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। जम्मू के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और सबसे बड़ा पद आज जम्मू कश्मीर का किसी का है तो वो प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत जो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। तो जितेंद्र सिंह जी को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और एक तरफ तो आप प्रदेश के लोगों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, ना ही अपनी पार्टी की ना प्रदेश के लोगों की, दोनों की किसी की सुनवाई नहीं है। इसलिए इस तरह का आज प्रताड़न जो है वो जम्मू कश्मीर के आवाम को सहना पड़ रहा है। ठीक है अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और रितिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ पूरा घट रहा है, उसको लेकर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी हमने देने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर के आवाम जो है वो अभी पूरी तरह से इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ रोशनी एक्ट के तहत जो है वो गुलाम नबी आजाद जी के बयान को आपने सुना और उसी के साथ साथ अल्ताफ बुखारी जी के इस बयान को सुना और अन्य विपक्षी दल भी अब इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर किस तरह से विरोध करते हुए नजर आए हैं। और वहीं पर जो है जो इस समय सत्ता में, अगर हम बात करें केंद्र की सत्ता की बात करते हैं या फिर यहाँ की जो उपराज्यपाल पूरी तरह से प्रशासन है वो किस तरह से इस पर कार्य करते हुए नजर आ रही है और आने वाले समय में इसको किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है वो एक पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। मगर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अगर हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है वो कहते हैं कि हम उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर की जो आवाम की बात है वो जरूर रखी जाएगी। मगर क्या जम्मू कश्मीर की आवाम की बात उसी तरह से रखी जाएगी जिस तरह से लगातार आश्वासन जो है वो दिए जाते हैं? इस तरह से कहा जाता है कि आपकी बात को रखा जा रहा है, मगर वो सुनवाई जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिली है। मगर वहीं पर इससे पहले हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जब स्मार्ट मीटर के इश्यूज शुरू हुए थे, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में यह कहा गया था स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर लगाए गए, मगर अब प्रॉपर्टी टैक्स या फिर उससे पहले बिजली के कनेक्शंस जिस तरह से हमने देखा कि सरकार ने कहा था कि उस पर भी कहीं ना कहीं जो है वो जो कताई होती थी या फिर जो बिजली को चोरी करते थे उस पर नकेल कसी जाएगी। मगर क्या प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क हो पाया है या नहीं हो पाया है? मगर आम जनता आने वाले समय में चुनावों के अंदर तय करेगी कि किसकी सरकार होगी, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही समय की बात करते हैं, 23 अक्टूबर का समय जो है वो निर्धारित है, कार्यकाल है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में कोई बदलाव होगा? इस पर हमारी जरूर निगाहें रहेंगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।